नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर्स साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 2 की यूनिट 25 जिसका नाम है ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट्स। इसमें हम देखेंगे कि लोन देते समय बैंकर्स को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या उसकी एस्पेक्ट्स हैं जो प्रैक्टिकली देखने होते हैं कोई भी लोन देने से पहले। साथियों, ऑपरेशनल जो एस्पेक्ट्स हैं जो कॉमन हैं लोन के फंक्शन में, उनमें आते हैं सबसे पहले तो कि टाइप ऑफ बोरोवर। अब बोरोवर कई तरह के हो सकते हैं। इंडिविजुअल हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म या जॉइंट वेंचर हो सकते हैं, एचयूएफ हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती हैं, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस हो सकती हैं, ट्रस्ट हो सकती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकती हैं। तो इतने टाइप के जो हैं बोरोवर्स हो सकते हैं। तो उसी हिसाब से जिस जिस कैटेगरी का बोरोवर है उसी के हिसाब से उसको स्कीम या जो रूल्स एंड रेगुलेशन केवाईसी के नॉर्म्स गाइडलाइंस जो हैं उस हिसाब से उस पर अप्लाई होंगी। साथ ही जो और बाकी एस्पेक्ट्स हैं जो देखने होते हैं, जैसे कि फंडेड या नॉन फंडेड क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं, यानी कुछ गवर्नमेंट के द्वारा फंड वो सब्सिडीज़ वगैरह आती हैं किसी में किसी स्कीम्स में, तो वो देखनी होती हैं। टर्म लोन होते हैं। अब टर्म लोन जो नॉर्मली प्रोजेक्ट के लिए दिए जाते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा है, कोई इमूवेबल एसेट कोई क्रिएट होने जा रहा है, मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है। डिमांड लोन होते हैं, बिल परचेज़ किए जाते हैं। अब कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको परचेज़ करना है तो बिल परचेज़ हो सकते हैं, बिल डिस्काउंटिंग की जाती है। और एक बार जब लोन एडवांसेस दे दिए तो एंड यूज़ फंड्स का वेरीफाई करना कि जो जिस पर्पज़ के लिए लोन दिया गया है, जिस जो फंड्स दिए गए हैं जिस पर्पज़ के लिए, वो वहीं यूज़ हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है फंड डाइवर्जन हो रहा है कहीं और। पर्सनल लिया तो है फैक्ट्री सेटअप के लिए, बट वो उन पैसों से कुछ और कर रहा है, कहीं और लगा रहा है बिजनेस में ना लगा के। या उसने लिए हैं अपनी जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करने के लिए लिए हैं, स्टॉक खरीदने के लिए लिए हैं, लेकिन वो उससे प्रॉपर्टी खरीदने लगा है। तो इस तरह का जो एंड यूज़ वेरिफिकेशन है वो भी वेरीफाई करना। प्राइमरी सिक्योरिटी वेरीफाई करना कि जो प्राइमरी सिक्योरिटी साथियों वो होती है जो कि बैंक के पैसे से जो सिक्योरिटी क्रिएट होगी तो वो प्राइमरी सिक्योरिटी में आएगी। जैसे अगर स्टॉक के लिए अगर पैसा दिया है, स्टॉक गुड्स बनाने के लिए, वर्किंग कैपिटल जो है उस केस में जो स्टॉक है वो प्राइमरी सिक्योरिटी हो जाएगा। मशीनरी खरीदने के लिए अगर पैसा दिया है तो मशीनरी जो होगी वो प्राइमरी सिक्योरिटी होगी। साथ ही कोलेटरल सिक्योरिटी जो बोरोवर ने अपनी जो प्रॉपर्टी हैं वो दी हुई हैं उस लोन को सिक्योर करने के लिए, तो बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी भी लेते हैं, तो उनको भी देखना कि वो प्रॉपर हों। और पर्सनल सिक्योरिटी यानी कि कई लोन्स में गारंटी ली जाती है, पर्सनल गारंटी ली जाती है, तो वहाँ पर जो गारंटर है उसको उसकी जो पर्सनल गारंटी सिक्योरिटी है वो इंश्योर करना। फिक्स चार्जेस, फ्लोटिंग चार्जेस, यानी कि इंटरेस्ट रेट में अलग अलग चार्जेस लगते हैं। कुछ स्पेशली जैसे होम लोन के केस में अगर हम देखें तो फिक्स चार्ज होते हैं, फ्लोटिंग चार्ज होते हैं। फिक्स चार्ज वो जो एक बार अगर डिसाइड हो गया तो उसी आगे फ्यूचर में भी उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में चलता रहेगा लोन्स। और फ्लोटिंग चार्जेस जो भी जब जब आरबीआई अपने नॉर्म्स चेंज करेगी या बैंक अपने जो चार्जेस जो है इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आएंगे तो साथ साथ उसका भी बेनिफिट या जो इफ़ेक्ट है उस पर आएगा। मार्जिन अलग अलग स्कीम्स में अलग अलग जो लोन्स हैं उनमें अलग अलग मार्जिन रहता है। मार्जिन मतलब वो पैसा जो बोरोवर अपनी तरफ से लगाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बोरोवर अपनी तरफ से कुछ पैसा ना लगाए, सारा पैसा बैंक का ही किसी प्रोजेक्ट में या बिजनेस में लगाए। अब मान लीजिए अगर 100 रुपये में कोई बिजनेस स्टार्ट होना है तो 50-75 रुपये अगर बैंक ने दिए तो 25 रुपये कम से कम बोरोवर भी लगाए अपने पास से, तो उस केस में उसमें 25% मार्जिन उसका होगा। तो ये है। ऐसे ही रीफाइनेंस का केस हो सकता है। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट में अलग अलग जो रिस्क हैं उनको कैसे मैनेज करना है। और क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म्स का ध्यान रखना है। क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म्स की किस इंटिटी को कितना क्रेडिट दिया जा सकता है, कोई ग्रुप एक्सपोजर किसी का कितना हो गया, क्या किस इंडस्ट्री को क्रेडिट देना है, उसके अलग अलग क्या नॉर्म्स हैं। तो एक्सपोजर किस इंडस्ट्री को, किस यूनिट को, किस पर्सन को कितना दिया जा सकता है उनका भी ध्यान रखना। अब इंटरेस्ट रेट का सिस्टम जो है वो देखना, जैसे कि बेस रेट सिस्टम पहले हुआ करता था, फिर MCLR बेस्ड आ गया। अब रिसेंट जो है वो RLR रेपो रेट जो है रेपो रेट से लिंक हो गया है। RLR के बेसिस पे अब इंटरेस्ट रेट सब फिक्स हो रहे हैं।
ऐसे ही फिक्स और फ्लोटिंग रेट जो हमने पहले ही पढ़े, पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कि अगर कोई कंप्लाइंस अगर बोरोवर के द्वारा नहीं किया जाता है तो उस पर पीनल इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगा बैंक, वो उसका ध्यान रखना। सिक्योरिटी, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, जो कोलेट्रल जो अगर प्रोवाइड की है या प्राइमरी सिक्योरिटी या कोलेट्रल उसमें जो टाइटल है गुड्स का वो ठीक होना चाहिए। बैंकर्स जनरल लियन, तो जनरल लियन जो है बैंकर्स का राइट है, और कोई भी जो नॉर्मल जो कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर बैंक के चार्ज में कोई सिक्योरिटी आई है वो बैंक अपने पास में रख सकता है उसको। निगेटिव लियन, रेस्ट्रिक्शन और एडवांसेस, अगर कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन है तो उसका ध्यान रखना है, नेगेटिव लियन का ध्यान रखना है। रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी, फेयर प्रैक्टिसेस कोड, फेयर प्रैक्टिसेस कोड कुछ गाइडलाइंस हैं जो बनाई जाती हैं जिनको बैंक्स फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों जिनका अलग अलग एस्पेक्ट हैं, अलग अलग टर्म्स हैं। ये सारी चीज़ें ही कंसीडर की जाती हैं जब कोई बैंक एडवांस कुछ करता है, किसी पर्सन को देता है, किसी एंटिटी को। अब फेयर प्रैक्टिस कोड साथियों क्या होता है? द गाइडलाइन इशूड बाय आरबीआई ऑन फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर lending are required to be compulsorily followed by all banks in India. The operating staff should be aware of these guidelines. तो कुछ गाइडलाइंस हैं आरबीआई के द्वारा जारी की जाती हैं कि बैंक जब भी कोई लोन देगा किसी कस्टमर को तो इन गाइडलाइंस का फॉलो करेगा और उनको बैंक को मानना होता है। अब ये गाइडलाइन किससे रिलेटेड होती हैं? एप्लीकेशन ऑफ लोन एंड देयर प्रोसेसिंग, लोन अप्रेजल एंड टर्म्स एंड कंडीशन, डिसबर्समेंट ऑफ लोन, पोस्ट डिसबर्समेंट सुपरविजन, जनरल गाइडलाइंस रिलेटिंग टू डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स, कास्ट एंड रिलीजन, हरासमेंट एंड रिकवरी, ट्रांसफ़र, टेक ओवर ऑफ अकाउंट एट्सेट्रा। तो ये गाइडलाइंस जो हैं वो इन सभी किसी से भी रिलेटेड हो सकती हैं, चाहे तो वो प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो, लोन अप्रेजल में टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेंगी, डिसबर्समेंट ऑफ लोन से रिलेटेड, पोस्ट डिसबर्समेंट सुपरविज़न, या फिर जनरल गाइडलाइन जो है डिस्क्रिमिनेशन किसी तरह का नहीं होना है सेक्स, कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे, या रिकवरी के समय पे हरासमेंट बोरोवर का नहीं करेंगे। तो इन सभी से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं वो इसमें फेयर प्रैक्टिस कोड में दी होती हैं। ऑपरेशनल प्रोसेस ऑफ लोन इन बैंक, तो लोन में ये बैंक का जो लोन देने का जो प्रोसीजर है वो किस तरह से काम करता है, इसको देखते हैं। सबसे पहले जो रिसिप्ट ऑफ लोन एप्लीकेशन, कोई बोरोवर है जिसको लोन लेना है तो वो एक फॉर्मल एप्लीकेशन अपनी देगा, बायोडेटा फॉर्म भर के और प्रॉपर फॉर्मेट में एप्लीकेशन देगा। असेसमेंट ऑफ वायबिलिटी एंड क्रेडिट वर्दीनेस, तो उसके बाद में जो वायबिलिटी है उस लोन की, उस प्रोजेक्ट की, वो चेक की जाएगी बैंक के द्वारा, और क्रेडिट वर्दीनेस कि देखा जाएगा कि वो जो एंटिटी है, वो बोरोवर है, वो कितना क्रेडिट वर्दी है, पास्ट उसका रिकॉर्ड सिविल वगैरह कैसी है और उसके क्या क्या प्रॉस्पेक्ट हैं फ्यूचर। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में फिर अगर ये सब ठीक रह पाया जाता है तो फिर सैंक्शन किया जाता है लोन। जो प्रोसेसिंग के बाद सैंक्शन किया जाता है उसके बाद डिसबर्समेंट होता है, यानी कि वो पैसा दे दिया जाता है बोरोवर को। और डिसबर्समेंट के बाद में आता है मॉनिटरिंग एंड सुपरविज़न, तो उसके जो लोन दिया है उसके बाद में मॉनिटरिंग होनी है कि वो उसकी किस्तें समय पर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, जिस प्रोजेक्ट के लिए दिया गया था वो पैसा वहीं लग रहा है, डाइवर्जन तो नहीं हो रहा है फंड्स का। और इंस्पेक्शन करना, जो समय समय पर ऑडिट होते हैं, इंस्पेक्शन होते हैं, उसमें देखना। रिव्यू ऑफ द कंडक्ट ऑफ अकाउंट, जो है रिव्यू किया जाता है, कई अकाउंट में सीसी लिमिट्स वगैरह जो हैं वो एनुअली रिव्यू होती हैं। रिन्यूअल ऑफ एडवांसेस, तो रिन्यूअल एडवांसेस वही है जो साल में एक बार रिन्यूअल जो होगा वो। मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ लोन्स, तो ऐसे ही असेसमेंट जो लोन्स के हैं अलग अलग तरह के मेथड्स हो सकते हैं उसमें, तो बेस्ड ऑन लोन कौन सा दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, तो और जो स्कीम क्या है उसके इस समय किस स्कीम के अंडर फाइनेंस किया जा रहा है, तो उसी हिसाब से इनका मेथड ऑफ असेसमेंट भी रहता है। असेसमेंट ऑफ वर्किंग सीएमए फॉर्मेट, तो क्रेडिट सीएमए फॉर्मेट, सीएमए क्या होता है साथियों? क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट होता है। अंडर द क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट सीएमए बैंक हैव बीन परमिटेड फॉर सैंक्शनिंग क्रेडिट प्रपोजल ऑफ लार्ज बोरोवर आफ्टर डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस। तो जो भी बड़े बोरोवर्स हैं, जो बड़े लोन जो बैंक के द्वारा दिए जाएंगे, उसमें सीएमए को अंडरस्टैंड करने के बाद में या पुराना जो डिटेल्ड एनालिसिस पास्ट परफॉर्मेंस की वो देखने के बाद ही बैंक आगे बढ़ेंगे। सीएमए कवर्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब सीएमए में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आते हैं। पर्टिकुलर ऑफ करंट एंड प्रपोज्ड लिमिट, तो अभी करंट जो लिमिट है और प्रपोज्ड कितनी उसकी लिमिट बढ़वाना चाह रहा है या कितनी होनी मांग रहा है वो।
ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट का एनालिसिस पास्ट जो 3 साल की या 5 साल की, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, तो एमपीबीएफ जो कि नायक कमेटी की से करते हैं या टर्नओवर मेथड से करते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इन सभी चीज़ों को, ये सभी जो चीज़ें हैं वो सीएमए का पार्ट बनती हैं। ऑपरेटिंग मैनुअल फॉर लोन्स एंड एडवांसेस, तो ऑपरेटिंग मैनुअल ऑफ बैंक इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड गाइडलाइन टू द ऑपरेटिंग स्टाफ ऑन द above mentioned area and any other area considered relevant by the bank. The operational guidelines regarding loans and advances contained in a bank's operational manual are based primarily on principle of credit, bank's loan policy, regulatory and legal framework. तो ऑपरेटिंग मैनुअल साथियों क्या है, जो बैंक के द्वारा गाइडलाइंस एक बनाई गई हैं कि जो कि सभी स्टाफ को जानना ज़रूरी है, जो भी फ्रंट डेस्क पे है जो लोन्स के प्रपोजल डील कर रहा है, तो उनको उनके लिए एक गाइडिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिससे कि वो ठीक से अपना काम कर सकें। अब इसमें क्या क्या चीज़ें जो ब्रॉडली जो इंक्लूड की जाती हैं, इसमें प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट, कि जो भी लोन्स एंड एडवांस देना है वो क्रेडिट उसका प्रिंसिपल क्या होगा, बैंक की लोन पॉलिसी क्या है, साथ ही रेगुलेटरी और लीगल फ्रेमवर्क जो है वो उनके हिसाब से इसमें वो सारी चीज़ें जो हैं ऑपरेटिंग मैनुअल में दी जाती हैं। ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ फ्यू कॉमन लोन प्रोडक्ट, तो कुछ एक जो कॉमन लोन प्रोडक्ट हैं उनमें क्या क्या ऑपरेशनल एस्पेक्ट देखे जाते हैं, तो उनके कुछ एग्जांपल हैं। जैसे कि पहला, अगर हम गोल्ड लोन की बात करें तो गोल्ड लोन में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। मस्ट बी कवर्ड अंडर द पॉलिसी फ्रेम्ड बाय बैंक्स बोर्ड, सबसे पहले तो जो बैंक के बोर्ड की पॉलिसी है उसके अंदर कवर होना चाहिए गोल्ड लोन, तभी हम करेंगे। प्रोहिबिटेड फ्रॉम ग्रांटिंग एनी एडवांस अगेंस्ट बुलियन प्राइमरी गोल्ड, तो बुलियन के अगेंस्ट में नहीं देना है। एंड यूज़ ऑफ द फंड टू बी इंश्योर्ड, साथ ही जो एंड यूज़ है उनका फंड्स का वो इंश्योर करना है। ओनरशिप ऑफ द ऑर्नामेंट टू बी इंश्योर्ड, तो जो ऑर्नामेंट्स हैं जो बैंक रखेगा जिसके बदले में गोल्ड लोन देगा, उनकी ओनरशिप जो है वो एश्योर्ड होनी चाहिए, यानी कि जो पर्सन लेके आ रहा है, जो लोन मांग रहा है, उसी की ओनरशिप होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो चोरी वोरी के हों। तो एक वो हो गया। वैल्यूएशन ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट टू बी डन, तो उसके लिए वैल्यूअर होते हैं जो गोल्ड लोन की ऑर्नामेंट्स की वैल्यूएशन करते हैं। हॉलमार्क ज्वेलरी को प्रेफर किया जाएगा। पर्पज़ ऑफ लोन कैन बी बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़, तो दोनों ही तरह के कस्टमर को दिया जाता है, जिसमें एग्रीकल्चर भी हो सकता है, नॉन एग्रीकल्चर लोन भी इसमें गोल्ड के अगेंस्ट दिया जाता है। लोन टू वैल्यू LTV टू बी मेंटेन्ड मैक्सिमम 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, तो मैक्सिमम जो है 75% तक के जो गोल्ड ऑर्नामेंट जितने हैं उसका 75% तक दिया जाता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन शुड बी विद इन बोर्ड अप्रूव्ड लिमिट, और मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है वो इनकी जो लिमिट है, परमिटेड लिमिट है, उसके अंदर में होना चाहिए बैंक की गाइडलाइंस के हिसाब से। रिकॉर्ड ऑफ सिक्योरिटी, कस्टडी ऑफ ऑर्नामेंट, इन सभी का ध्यान रखना है कि जो ऑर्नामेंट्स हैं वो प्रॉपर सिक्योरिटी में रहें। रीपेमेंट जो है 12 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अदर देन एग्रीकल्चर के केस में, और रीपेमेंट होने पर जो ऑर्नामेंट्स हैं वो रिटर्न कर दिया जाना है। डिलीवरी टू थर्ड पार्टीज़ का नहीं होनी है। डिफ़ॉल्ट का केस अगर होता है तो उसमें क्या गाइडलाइंस है उनका ध्यान रखना है। इंश्योरेंस कराना है और वेरिफिकेशन भी होना है। अब गोल्ड लोन के केस में था, ऐसे ही एजुकेशन लोन की अगर बात करें तो एजुकेशन लोन अगर बैंक करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सर्विस एरिया नॉर्म्स का ध्यान रखा जाता है कि वो उनके सर्विस एरिया में आता है कि नहीं आता उस पर्टिकुलर ब्रांच के। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखना है कि वो स्टूडेंट जो है एलिजिबल है उसके लिए या नहीं है। स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी, एक्सपेंस कंसीडर्ड फॉर लोन, क्वांटम ऑफ फाइनेंस, मार्जिन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी है। सिक्योरिटी, डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद सैंक्शन, फिर डिसबर्समेंट, रीपेमेंट जब हो रहा है उसी समय उसका फॉलोअप, अगर रीपेमेंट समय से नहीं हो रहा है, प्रोसेसिंग चार्ज भी लेना है, कैपेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है एजुकेशन लोन में।
नेक्स्ट अगर हम होम लोन की बात करें तो होम लोन के केस में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू, जो प्रॉपर्टी वो पर्सन खरीद रहा है उसकी वैल्यू, होम की घर की कितनी आ रही है, एलिजिबिलिटी उस पर्सन की कितनी बन रही है उसके सैलरी के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, एलटीवी रेशियो जो है एज़ पर बैंक गाइडलाइन मेंटेन करना है, इंटरेस्ट रेट कितना उस पर लगाया जाएगा, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, सिक्योरिटी वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही इंश्योरेंस कराना सिक्योरिटी का। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके साथ में डिसबर्सल, और जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उसके केस में डिसबर्सल का क्या प्लान होगा, और कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है जो कंस्ट्रक्शन जिसका होना है तो उसमें डिसबर्सल का क्या प्लानिंग होगी, रीपेमेंट का शेड्यूल, नो फोरक्लोजर चार्जेस रीपेमेंट पेनल्टी फॉर फ्लोटिंग रेट इंडिविजुअल बोरोवर, तो फोरक्लोजर के चार्जेस वगैरह लेने हैं या नहीं लेने हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और व्हीकल लोन के केस में अगर हम देखें तो पर्पज़ ऑफ ऑटो लोन, मतलब व्हीकल लोन लेने का पर्पज़ क्या है, कि नई कार ही खरीद रहा है या पुरानी खरीद रहा है, टू व्हीलर खरीद रहा है, एसयूवी खरीद रहा है, उसी हिसाब से उसका जो लोन है उसकी एलिजिबिलिटी फिर कैलकुलेट करना कि कितनी इनकम है, उस हिसाब से एलिजिबिलिटी उसकी देखना, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, जो डॉक्यूमेंट हैं लोन के लिए, आईटीआर वगैरह और उसकी इनकम स्टेटमेंट, केवाईसी डॉक्यूमेंट, तो वो सारे कलेक्ट करना, साथ ही लोन टेन्योर कितना हो सकता है, मैक्सिमम जैसे 84 मंथ्स का है, एलटीवी रेशियो का ध्यान रखना, इंटरेस्ट रेट फिक्स रहेंगे या फ्लोटिंग रहेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, या फिर अगर कोई कॉम्प्लाइंस में कमी होती है बोरोवर की तरफ से तो पीनल इंटरेस्ट बैंक कितना चार्ज करेगा। तो ये है। ऐसे ही कोई ईसीएस और एसआई डिसऑनर अगर हो जाते हैं या चेक बाउंस हो जाता है जो रिपेमेंट के लिए दिया है, तो उस केस में बैंक क्या एक्शन लेगा, इंटीमेशन ऑफ चार्जेस इन बेस रेट, तो चेंज जब भी होंगे, यानी कि बेस रेट में चेंजेस होंगे, बेसिकली इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, इंटरेस्ट रेट में चेंजेस होंगे तो उनकी इन्फॉर्मेशन देना, सिक्योरिटी इंश्योरेंस प्रीपेमेंट पेनल्टी इज़ वेव्ड, इंस्पेक्शन फ़ी एंड चार्जेस डिस्बर्समेंट, तो इन सभी चीज़ों का इसमें व्हीकल लोन में इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब और क्या पॉइंट इसमें हो सकते हैं लोन से ऑपरेशनल एस्पेक्ट में, ये केवाईसी है, जैसे जितने भी लोन अकाउंट होंगे, ऑल लोन अकाउंट बी शुड बी सैंक्शनड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ केवाईसी वेरिफिकेशन बाय ब्रांच, तो केवाईसी वेरिफिकेशन मस्ट है किसी भी बोरोवर का कि उसको लोन देने से पहले, साथ ही सिविल डिस्क्लोजर, द बोरोवर शुड एग्री टू गिव कंसेंट फॉर द डिस्क्लोजर बाय बैंक और ऑफ ऑल और एनी इंफॉर्मेशन एंड डेटा रिलेटिंग टू बोरोवर, तो बोरोवर और से रिलेटेड जो भी डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, उसके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन उसकी मिलनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन और डेटा रिलेटिंग टू एनी क्रेडिट फैसिलिटी अवेल्ड और टू बी अवेल्ड बाय द बोरोवर एंड डिफॉल्ट इफ एनी committed by the borrower in discharge of his or their such obligation as the bank may deem appropriate and necessary to disclose and furnish to Credit Information Bureau, सिविल एंड अदर एजेंसीज ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ ऑफ आरबीआई, तो जितनी भी बोरोवर की इंफॉर्मेशन है सिविल वगैरह की, या फिर पास्ट के उसका रिकॉर्ड क्या रहा है, कोई कोई लोन या कोई एडवांस किसी बैंक से क्या उसने ले रखा है, या ले रखा है तो पहले कभी क्या उसने किसी लोन में डिफ़ॉल्ट किया है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है सिविल के साथ और बाकी जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ में शेयर करने को बोरोवर तैयार होना चाहिए, कंसेंट अपनी देना चाहिए। अब डिफ़ॉल्ट क्या होता है साथियों, डिफ़ॉल्ट इज़ फेलियर टू मीट द लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ अ लोन, फॉर एग्जांपल व्हेन अ होम बायर फेल टू मेक अ मॉर्गेज पेमेंट और व्हेन अ कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट फेल टू पे अ बॉन्ड विच हैज़ रीच्ड मैच्योरिटी, तो डिफ़ॉल्ट का मतलब साथियों वही है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन सेट की गई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था लोन देते समय, अगर उसकी कंडीशन जो है नहीं मानी जाती हैं, जो रिपेमेंट का शेड्यूल हो चाहे या और कोई उसमें सैंक्शन में कोई ऐसी बात हो जिसको अगर नहीं मानता है बोरोवर या नहीं उसको कंप्लाई करता है, तो उसको हम डिफ़ॉल्ट का केस, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट का केस बनता है, डिफ़ॉल्ट वो हो जाएगा। टाइम टेकन फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन, द लोन एप्लीकेशन विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स शुड बी डिस्पोज बाय द ब्रांच विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, तो डिस्पोजल टाइम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी लोन एप्लीकेशन में, या तो बैंक अगर वो सब कुछ ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं, अगर वो पर्सन ठीक है, तो उसको अगर देना है लोन तो बैंक को टाइमली उसको लोन डिसबर्स करना चाहिए,
और अगर उसमें कोई कमी है या अप्रोप्रिएट नहीं है, तो फिर अगर उसका लोन रिजेक्ट भी होना है, उसकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट भी होनी है, तो वो टाइमली हो जाना चाहिए, यानी विद इन टाइम नॉर्म्स जो है बैंक को उसको प्रोसेस कर देना है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही था। लोन से रिलेटेड ऑपरेशनल एस्पेक्ट हमने देखे, क्या क्या चीज़ों का बैंक को ध्यान रखना होता है जब भी कोई लोन बैंकर के द्वारा सैंक्शन किया जाता है। तो साथियों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जीआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और अगर साथियों आप नए चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बैंकर साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।